हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश की सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश है क्या। और ग्रामीण परिवेश में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया है, जो कहलाता है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से जो टॉपिक हमने आपको कराया, उससे जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं, और कहूँ मैं अगर तो लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चन उसके दायरे में आसपास घूम सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। कल के वीडियो में भी हमने आपको एमसीक्यूज के 10 क्वेश्चन दिए थे, और आज के वीडियो में भी हम एमसीक्यूज के 10 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको पता चलते रहेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप भी उस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएं। ठीक है। दूसरी बात, कल का जो वीडियो होगा वो भी एमसीक्यूज के 10 क्वेश्चन और उसमें लेकर आऊँगा, तो टोटल 10 × 30 यानी कि 10 × 3 यानी कि 30 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं और बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है। ग्रामीण परिवेश में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो टॉपिक है कौन सा, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और अगर एक दो क्वेश्चन रह जाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर करा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे टेलीग्राम चैनल पर ही हैं, और टेलीग्राम चैनल से ही इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपसे क्या दिया गया है वो देखिएगा। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की। बेटा, मैंने आपको बताया है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिलाया है वो किस समिति ने दिलाया है, तो ये दिलाया गया है एल एम सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, फूल पत्ती भी यहाँ पर बिखर रही है ना, क्वेश्चन सही होते ही। ठीक है। तो ऐसी फूल पत्ती तुम्हारे उसमें भी, तुम्हारे मन में भी बिखरनी चाहिए जब ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ देखें कि एमएल सिंघवी समिति, मैं आपको बता दूं ये कब आई थी, तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे। एमएल सिंघवी समिति ये आई थी 1986 में। कब? 1986 में। ठीक है। और 1986 में ही इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट के आधार पर कहा कि भैया क्या होना चाहिए, जो पंचायती समिति हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए। ठीक है। पंचायती समिति को क्या मिल जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर देखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति जो है ये कब आई थी, तो बेटा ध्यान रखें ये आई थी 1957 में, 1957 में। और उसके बाद अशोक मेहता समिति ये कब आई थी, तो 1957 के बाद अशोक मेहता समिति जो कि बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी, इसका गठन कब हुआ था, तो बेटा याद रखेंगे 1977 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। 78 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, है ना। जीवी के राव समिति ये कब ये गठित की गई, 1985 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की है, तो 1986 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ जब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 2, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न 2, तो 2 का मतलब प्रश्न नंबर 2 है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा का प्रावधान है। बेटा, ग्राम सभा के प्रावधान की बात चल रही है। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, और वो भी कौन सी, ग्राम पंचायत राज संबंधित, तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे 243 के अंदर आते हैं। ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं टोटल, 16 अनुच्छेद हैं। एक है 243, एक क्या है 243, दूसरा है 243 का ए, 243 का ए, तीसरा है 243 का बी, उसके बाद जो 16वें नंबर का है वो 243 का ओ है। क्या है, 243 का ओ। ठीक है, 243 का ओ। तो ए बी सी डी करके इस तरीके से कंटिन्यू हो रहे हैं, और ये ओ तक जाते हैं। और 243 का ओ जो है वो 16वें नंबर का अनुच्छेद है, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, किससे, ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगर केवल पंचायत के गठन की बात करें तो 243 तो अनुच्छेद है ही है। इसके साथ साथ डीपीएसपी में एक अनुच्छेद आता है, कौन सा,
अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 14 अनुच्छेद 40। इतनी बात तो आप सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ग्राम सभा की बात चलिए मेरे बच्चे, ध्यान रखना। ग्राम सभा क्या होती है, बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि जो लोग गांव के अंदर वयस्क हैं और 18 प्लस हो चुके हैं, जिनका वोट बन चुका है, जो वोट कर सकते हैं ग्राम पंचायत सदस्य को चुनने के लिए, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। ठीक है, तो ग्राम सभा का जो प्रावधान है वो 243 के ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से याद रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, लाइक करने के साथ ही क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि उनको भी ये वीडियो क्या हो जाए, मिल जाए बहुत अच्छे से, वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। लुत्फ तो नहीं, समझ सकते हो कि लेखपाल बनने जा रहे हो, लेखपाल बनने जा रहे हो इसका मतलब आपको ये नॉलेज होना चाहिए, तो उनको भी नॉलेज मिल सके, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया है। तो अभी मैंने बताया था जस्ट, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था बेटा, 1977 में किया गया था, 1977 में किया गया था। देखो अशोक मेहता समिति ये बलवंत राय मेहता समिति के बाद आने वाली दूसरे नंबर की समिति है, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। इसका यानी कि अशोक मेहता समिति का गठन हुआ है 1977 में। इसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है वो 1978 में रिपोर्ट पेश की थी। और अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए वो कितने स्तर पर होनी चाहिए, द्वि स्तर, 2 स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा इन स्तरों के बारे में। देखो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। अशोक मेहता, दो नाम लिखिए ना, एक दो, नाम में दो शब्द आ रहे हैं, एक दो, और एक दो से ध्यान रखेंगे द्वि स्तर किसने दी है, अशोक मेहता। अगर कहूँ जीवी के राव, जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति का नाम सुना है, इन्होंने कितने स्तर बताए थे, इन्होंने 4 स्तर बताए थे, 4 ही शब्द आ रहे हैं, जी वी के और राव, है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक 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 और देख लो, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने दिए हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। तो बलवंत राय मेहता, अगर हम लिखें बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता का नाम लिखने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इन्होंने त्रिस्तरीय दी, 1 2 3, त्रिस्तरीय दी। अगर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट तुम्हें समझ में आया है, ये पॉइंट तुम्हारे बिल्कुल काम का बन चुका है, ऐसे तुम याद रख सकते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं बार बार नहीं कहूँगा, लास्ट बार तुमसे कह रहा हूँ और वीडियो के लास्ट में एक बार फिर कहूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है, लाल बटन को दबा दो, और साथ ही साथ क्या करना है आपको, चैनल क्या करना है, मैं कह सकता हूँ वीडियो लाइक करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम देंगे गले को सही करने का। चलिए बच्चे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था। तो पीके थुंगन समिति ये मैंने आपको नहीं पढ़ाई है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज क्वेश्चन करा रहे हैं तो यहाँ से आपको ये बेनिफिट मिल जा रहा है कि आपको अभी ये पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, तो पीके थुंगन समिति की बात करें बच्चे, तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1989 में। कब हुआ था, 1989 में, 1989 में इसका गठन हुआ था। पीके थुंगन समिति ने कहा क्या था, तो जस्ट इन्होंने वही बात कही थी जो किसने कही थी, एल.एम. सिंघवी समिति ने कही थी। इन्होंने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या मिल जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए। तो संवैधानिक दर्जे की बात इन्होंने कही थी पीके थुंगन समिति ने। ठीक है, 1989 में आई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ये इसका गठन जो हुआ था 1989 में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए मेरे बच्चे अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बेटा देखो ध्यान से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम यानी कि ये एक यूपी जीके के इम्पोर्टेंट या यूपी जीके के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष पारित की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1994, 1994 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सर हमने तो पढ़ा है 1992 में, तो मेरे बच्चे वो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिनियम बनाया गया था 1992 में, जिसे हम कहते हैं भारतीय संशोधन अधिनियम।
या पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1992 कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, एक्ट है। इसको हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 कहते हैं। एक बात ये भी याद रखना कि इसको पारित कब किया गया है, 1994 में किया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चे, इसको पारित तो 1994 में किया गया है, और ये लागू कब हुई थी, तो लागू हुआ था 1995 को। ये एक्ट कब लागू हुआ है, 1995 को लागू हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई है, तो 1995 से लागू हुई है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं आ गई, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप इन क्वेश्चंस के आंसर करते चलेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट से। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है। तो बेटा 11वीं अनुसूची जो कि अनुसूची संबंधित है किससे, पंचायती राज से, वही अनुसूची की बात चल रही है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, तो बेटा ध्यान रखिए 18 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा, 29 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं 18 मैंने यहाँ पर जिक्र जो किया है उसका क्या मतलब है। तो बेटा इसका मतलब यह है कि नगर पंचायत के मामले में अगर बात आए, या नगर पालिका के मामले में अगर बात आए कि नगर पालिका में कितने विषय आवंटित किए गए हैं, नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं, तो 18 दिए गए हैं। लेकिन अगर बात आए किसकी, ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत को विषय दिए गए हैं बेटा कितने, 29 विषय दिए गए हैं ग्राम पंचायत को। बात समझ में आई, ग्राम पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखें कि 11वीं अनुसूची की जिक्र है, तो इसका मतलब 11वीं अनुसूची में क्या है, ग्राम पंचायत है। और नगर पालिका को अगर हम देखें तो ये आता है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में। टोटल कितनी अनुसूची हैं बच्चे भारतीय संविधान में, तो बच्चा याद रखेंगे 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान में, जिनमें से 8 मूल संविधान में हुआ करती थी, और 4 समिति अनुसूची जो हैं हमने ऐड की हैं बाद में, ठीक है। सभी जानते हैं इस बारे में क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कई बार। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिला पंचायत या परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया गया है कितना। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं या काउंसिल जो है, उस काउंसिल का जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया गया है। कितना कार्यकाल निर्धारित किया गया है, यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या 6 वर्ष होगा या 5 वर्ष होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे 5 वर्ष हो जाएगा। और आप जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप देंगे इन क्वेश्चंस के आंसर को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर ज़रूर बताना होता है। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन चाहिए होंगे टेलीग्राम चैनल पर हमारे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये मैं क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। मतलब जो चैनल पब्लिक है, जो चैनल पब्लिक है उस पर मैं सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये अभी पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक तब हो जाएगा जब आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे, वरना मैं पब्लिक इसको नहीं करने वाला, ठीक है। हालांकि पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन दिए वो पब्लिक हैं, उनको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं तभी करूँगा जब आप कमेंट करके कहेंगे कि सर ये कर दीजिए, तभी मैं इनको करूँगा, समझ रहे हैं। उससे क्या होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनको इन क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत नहीं है और मैं करे जा रहा हूँ, भेजे जा रहा हूँ, तो उससे क्या फ़ायदा है ना। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप कहिएगा कमेंट बॉक्स में, एक भी कमेंट या 2-3 कमेंट भी आ जाएंगे तो मैं कर दूंगा। बच्चों को नीड होगी तो मैं करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन क्वेश्चंस का आखिर मुझे भी क्या करना है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। बेटा ग्राम सभा की बात चल रही है, ध्यान से सवाल को देखिएगा। तो ग्राम सभा की बात चल रही है तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन हमें ये हो जाता है कि ग्राम पंचायत सदस्य की बात हो रही होगी। तो ग्राम पंचायत का सदस्य अगर बनना है, देखो मैं बता देता हूँ, ग्राम पंचायत का सदस्य अगर आपको बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो की गई है 21 वर्ष। कितने, 21 वर्ष। लेकिन अगर ग्राम सभा की बात हो रही है तो ग्राम सभा के लिए जो आयु है वो निर्धारित की गई है 18 वर्ष। तो सर ये ग्राम सभा क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था, और जब भी ग्राम सभा का जिक्र आया है मैंने आपको हर बार बताया है कि गांव पंचायत या ग्राम पंचायत में वह लोग जो वोट करने का अधिकार रखते हैं वो ग्राम सभा के लोग कहलाते हैं। बात समझ में आई। मतलब कहने का यह है कि ग्राम पंचायत में जो लोग वोट कर रहे हैं, जिनका वोट बना हुआ है, जो लोग निर्वाचक मंडल में आते हैं, वो ग्राम सभा का रूप तैयार करते हैं।
ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो निर्वाचक मंडल है वही ग्राम सभा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि पिछले क्वेश्चन का हमने क्या नहीं बताया था, एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि जिला पंचायत या परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, ये बात आप जानते हैं। ये कब से शुरू होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे ये शुरू होता है प्रथम सत्र से। जब प्रथम सत्र शुरू हो जाता है किसका, जब प्रथम सत्र शुरू हो जाता है किसका, ग्राम पंचायत सदस्यों का, या ग्राम पंचायत का, या फिर कह सकते हैं पंचायत परिषद का प्रथम सत्र शुरू हो जाता है, तो उस डेट से लेकर 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक कार्यकाल रहता है किसका, ग्राम पंचायत का या जिला पंचायत का। बात समझ में आई। दूसरी तरफ यहाँ देखो 6 माह जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी वजह से अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, क्या अविश्वास प्रस्ताव इसमें भी आता है, हाँ भैया इसमें भी आता है। अगर देखो ग्राम, जैसे एक एग्जाम्पल अगर देखें तो गांव में होता है ग्राम प्रधान। उस ग्राम प्रधान के नीचे क्या होते हैं, वार्ड मेंबर्स बने होते हैं। 7 से लेकर 19 तक इनकी संख्या हो सकती है मैक्सिमम। तो ग्राम प्रधान के नीचे वार्ड मेंबर होते हैं। ये वार्ड मेंबर क्या कर सकते हैं, कभी भी ग्राम प्रधान को पद से हटा सकते हैं। जी हाँ, इनके पास पावर है। लेकिन इन्हें भी क्या दिखाना होता है, 2/3 का बहुमत दिखाना होता है। तो कहीं भी अगर हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को पद से हटाना है जिसको हमने चुनकर भेजा है, तो उसको हम 2/3 के बहुमत से पद से हटा सकते हैं। तो अगर वार्ड मेंबर 2/3 का बहुमत दे देते हैं तो ग्राम प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये बात कंडीशन यहाँ पर क्या बन रही है, कंडीशन ये बन रही है मेरे बच्चे, कि अगर ग्राम प्रधान या कोई भी ये जो पद अधिकारी है अपने पद से मुक्त हो जाता है, तो पद से मुक्त होने के या पंचायत भंग होने के, इसको हम ये भी कह सकते हैं, पंचायत भंग होने के कितने समय बाद नई पंचायत का चुनाव करना होता है, तो ध्यान रखेंगे 6 माह के बाद। बात समझ में आई। नई पंचायत का चुनाव कितने माह के बाद करना होता है, 6 माह के बाद करना ही होता है। चलिए मेरे बच्चे, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9, और ये पूछा है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। जो महिलाएं होती हैं उनकी बात चल रही है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होने चाहिए। बेटा आप सभी जानते हैं कि हमने पदों पर आरक्षण की बात भी की है, पदों पर आरक्षण की बात भी की है जिस समय ग्राम पंचायत के लिए हमने अनुच्छेद पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस समय हमने आपको बताया था कि महिला को कितने प्रतिशत का पद आरक्षित होना चाहिए महिला के लिए, तो ये होना चाहिए 33% का पद। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि 100 में से 33% पद जो हैं वो किसको दिए जाएंगे, महिला को दिए जाएंगे। महिला की सीट उसमें रहेगी, होता है ना महिला में सीट आई है ना, वही वाला। और ये जरूरी भी है, इससे बहुत ज़्यादा स्थिति सुधरी है गांव की महिलाओं की, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हुआ करती थी। बात समझ में आई। तो महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है बेटा, 33% पद आरक्षित है। ठीक, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि एससी और एसटी के लिए कितना आरक्षण है। तो बेटा एससी के लिए अगर हम आरक्षण देखें तो एससी के लिए आरक्षण होता है यहाँ पर 15.5%। कितना, 15.5%। और अगर हम बात करें एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की, एससी का फुल फॉर्म क्या है, शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अगर हम बात करें तो कितना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए, 7% आरक्षण होता है एसटी के लिए। इधर दूसरी तरफ अगर हम देखें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, तो ओबीसी के लिए कितने आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बात समझ में आई। इसके बाद फीमेल्स के लिए यानी महिला के लिए तो हम बता ही चुके हैं, फीमेल्स के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण, 33%। या इसको पूरी तरीके से अगर हम देखें तो ये लिखा होता है 33.333%, या ये भी कह सकते हैं 33.1/3%। बात एक ही है। ठीक, और यहाँ पर एक नया वर्ग बना है जिसको आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए कितना आरक्षण है, ये 10% का आरक्षण दिया गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो वो लोग कान पकड़ के मुर्गा बन जाए, भैया शेयर कर दो इसको जल्दी से फटाफट से। वीडियो शेयर करोगे तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा तुम लोगों को, क्योंकि मेरे अंदर एक अलग से एनर्जी आएगी आप लोगों को नए से नए वीडियो बना के देने के लिए, है ना। फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं।
ठीक, यहाँ देखेंगे भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। बेटा सवाल प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। कुल कितनी ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2,40,202। जी हाँ, ग्राम पंचायतों की बात चलिए बेटा, मतलब पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में ग्राम पंचायत कितनी है। ऑल ओवर इंडिया में ग्राम पंचायत है बेटा कितनी, 2,40,202। मैं थोड़ा सा मैप यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, हल्का सा ये इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, है ना। ये कोशिश मैंने की है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और बिना मेहनत करे कभी भी मंजिल पार नहीं होती है। कुछ नया ऐड कर दो, क्या दिक्कत आ रही। चलिए ठीक है, तो ये भारत बनाने की हमने कोशिश की है। पूरे भारत में जो बात चल रही है, पूरे भारत में बात चल रही है कि ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी होती है, तो 2,40,202 होती है। इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद अगर केवल गांव की बात की जाए कि पूरे भारत में कितने गांव हैं, देखो गांव में ग्राम पंचायत में अंतर होता है। ग्राम पंचायत वो होते हैं जहां उसका एक प्रधान बनाया जाता है। दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर भी ग्राम पंचायत बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गांव क्या होता है, बस एक छोटा सा गांव जिसमें लोग रह रहे हैं, जिनकी संख्या क्या है, जिनकी जनसंख्या 5,000 से ऊपर नहीं है। 5,000 से कम कम जनसंख्या है, 5,000 से कम कम क्या है जनसंख्या है, और 1,000 से अधिक है। 1,000 से अधिक होने पर क्या होता है बेटा, 1,000 से अधिक होने पर ग्राम पंचायत बना दी जाती है। और केवल जनसंख्या कितनी भी है, बस क्या होना चाहिए, राज्यपाल के द्वारा उसको गांव घोषित कर देना चाहिए, तो वो गांव बन जाता है। तो भारत में कुल कितने गांव हैं, 6,40,930 गांव हैं। यहाँ पर एक और लिख देते हैं हम, 930 एग्जैक्ट डाटा दे देते हैं। लो 930 और हमने बढ़ा दिया 6,40,000 में, तो 6,40,930 कुल गांव हैं कहाँ पर, अपने भारत में। ठीक है, अपने भारत में 6,40,930 गांव हैं। यहाँ पर जो 6,40,000 लिखा है, इसको हम 6,40,930 करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पूरे। और मैं आपसे एक फिर से दोबारा से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश की स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। और दूसरी बात, दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में आप हमसे कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ और साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट रोहित सर के द्वारा, और भी बहुत कुछ वहाँ पर आपको मिल रहा है। रीजनिंग मैथ के प्रैक्टिस सेट भी रोहित सर करा रहे हैं, बहुत अच्छे से अफर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर आपको मिली हुई हैं। तो आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक के लिए अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, चलो भैया, जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।